Good morning, all of you. Welcome to your very own channel GST with Kaustav. Guys, CA Intermediate के लिए this will be our first lecture. That is, this lecture series is basically a comprehensive revision series. तो जैन अटेम्प्ट वालों के लिए भी रेलिवेंट है, मई अटेम्प्ट वालों के लिए भी रेलिवेंट है। तो जैन अटेम्प्ट वाले आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कोशिश करूँगा जितना भी बड़ा और ट्रिकी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उतने सारे कवर कर लेने की। एंड इन केस एक तो जो इजी वाला रिलेटिवली ईजियर टॉपिक्स है वो छूट भी सकता है, बट मे वालों के लिए दिस विल बी अ कंप्लीट सीरीज ऑफ रिवीजन लेक्चर्स। सो गाइस, एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है एंड चलो फिर फटाफट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्रीन पे देखो। And in case you guys have any query, this is my contact number 6290030610. Right, my number is 6290030610. In case you have any query regarding the notes or classes or something else. चलो अपना पहला चैप्टर है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। राइट, तो ये चैप्टर आपको जीएसटी के बेसिक्स बताते हैं। बेसिकली अभी ये चैप्टर मेरा पढ़ाने का मॉड्यूल यही है, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करता हूँ तब साइमल्टेनियसली वो चैप्टर क्यों सीख रहे हैं वो एक बार जल्द एक ग्लिम्स मार लेते हैं। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों में जो डिफरेंसेस है वो सीख लेंगे। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी फ्रेमवर्क, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। राइट, तो गाइस लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द चैप्टर। चलो, अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज टैक्स। अभी व्हाट इज टैक्स? Tax is basically a pecuniary burden laid upon individuals or property owners to support government. क्या बोला मैंने? Tax is basically a pecuniary burden laid upon individuals or property owners to support government. अभी यहाँ पे एक दूसरा तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। दिस इज नहीं, छोड़ो, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट टर्म ये है पिक्यूनियरी बर्डन। ठीक है, फिर जो टैक्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। बचपन से हम लोग ये सीखते आ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव ये है दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। सी, द फर्स्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट टैक्स, the person paying the tax to the government directly bears the incidence of tax. जैसे देखो, इनकम टैक्स में क्या होता है, आपने जो इनकम अर्न किया उसका टैक्स भी आप ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो हियर इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स, मतलब टैक्स बर्डन जो अर्न कर रहे हैं उसी पे है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के केस में देखते हैं, the person paying the tax to the government collects the same from the ultimate consumer, thus incidence of tax is shifted to other person. तो guys देखो, यहाँ पे अपना इम्पॉर्टेंट कौन सा लाइन है वो मार्क किए देता हूँ। एक तो यहाँ पे देखो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन है, और यहाँ पे डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस। तो ये अपना पॉइंट निकल के आया। फिर दूसरा पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर
एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। अभी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का क्या मतलब है वो समझते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब हाई रेट्स ऑफ टैक्स फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब इंक्रीजिंग, मतलब वो जिसका अर्निंग जैसा है प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा। एंड रिग्रेसिव इन नेचर मतलब ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन, मतलब यहाँ पे इनकम का रेशियो का कोई मतलब नहीं है, ये इनडायरेक्ट कैटेगरी का है। सो दिस इज रिग्रेसिव। अभी एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स में, मेजर एग्जांपल है इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी। अभी हम लोग यहाँ पे जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना ये जो था, दिस वाज बेसिकली आवर पार्ट 1 ऑफ दिस वेरी चैप्टर, राइट। चलो पार्ट 1 अपना हो गया, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 क्या बोलता है भला? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो फीचर्स को एक एक करके क्विकली समझ लेते हैं। पहला फीचर है एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अभी जो यहाँ पे जो पहला फीचर है, इनडायरेक्ट टैक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अभी सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसका है? टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रेवेन्यू है टैक्स। तो यहाँ पे इंडिया में ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर दूसरा जो फीचर है दैट इज टैक्स ऑन कमोडिटीज और सर्विसेज। मतलब यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो इनकम के बेसिस पे होता है, और यहाँ पे देखो दैट इज द टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट ऑन इनकम, राइट। फिर तीसरा जो फीचर है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन टू एंड कंज्यूमर, बिकॉज वो सप्लाई चेन में बीच में जितने भी लोग हैं ना सबको आईटीसी अवेलेबल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इसका क्या मतलब है? देखो डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर है उसको डायरेक्टली फील होता है कि ही इज़ पेइंग द टैक्स, मतलब ही इज़ बियरिंग द टैक्स लोड। यहाँ पे क्या होता है, जो एंड कंज्यूमर है ही बियर्स द टैक्स लोड, बट कई बार उसको पता नहीं चलता है, मतलब ये जो जीएसटी है दैट इज़ इंक्लूसिव इन द एमआरपी ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो उसको बिना जाने ही वो पेमेंट कर देता है टैक्स, तो उसको कुछ फील नहीं होता है दैट ही इज़ बियरिंग द टैक्स लोड। सो दिस वाज बेसिकली द पॉइंट। एंड उसके बाद इन्फ्लेशनरी। देखो इन्फ्लेशनरी जो पॉइंट है ये एक बार देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली affects the price of commodities and services which leads to inflation। मतलब यहाँ पे बेसिकली डिमांड सप्लाई का बात हो रहा है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप, एंड ये रिलेशनशिप से इन्फ्लेशन भी डिराइव होते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर देखो द इनडायरेक्ट, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इज वाइडनिंग द टैक्स बेस ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नंबर ऑफ टैक्सेबल पर्सन इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट टैक्स कलेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो नंबर ऑफ टैक्सेबल पर्सन बढ़ रहा है, उसके रिजल्ट है टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। अभी सोशल वेलफेयर कैसे हो रहा है? देखो दिस इज इनडायरेक्ट बट स्टिल हायर टैक्सेस आर लेविड ऑन सिन गुड्स। ये जो सिन गुड्स है ना, सिन गुड्स मतलब बेसिकली दीज गुड्स आर डीमेरिट गुड्स सच एज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको एट्सेट्रा। अभी ये सब केसेस में दो इम्पैक्ट आता है, एक तो रिड्यूसेस कंजम्पशन मतलब एंड इंक्रीजेस स्टेट्स रेवेन्यू। अभी सिन गुड्स जो होते हैं ना
दीज सिन गुड्स, यहाँ पे एक हायर टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल से 28% रेट। तो ज़्यादा टैक्स रेट के वजह से एक तो गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ दिस डीमेरिट गुड्स एंड सेकेंडली इट इंक्रीजेस स्टेट रेवेन्यू। समझा? टू फोल्ड बेनिफिट है बेसिकली, यहाँ पे टू फोल्ड बेनिफिट है। राइट गाइस? चलो, द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव इन नेचर। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग ऊपर। ठीक है, अपना पार्ट 2 भी खत्म हुआ। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 विच इज जेनेसिस ऑफ जीएसटी। देखो, जेनेसिस ऑफ जीएसटी मतलब बेसिकली ओरिजिनेशन पाथ, मतलब जीएसटी का इंसेप्शन कैसे हुआ, फिर वो कैसे कैसे ग्रो किया, वो सब सीखना है अपने को। यहाँ पे बेसिकली एक टाइमलाइन मैंने बहुत प्यार से बना के रखा है। देखो, ये टाइमलाइन से सब कुछ समझ जाएगा। फर्स्ट 2000, मतलब ये ईयर्स लिखा हुआ है 2000। उस साल क्या हुआ, तब जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, आई गेस, ही इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी कॉन्सेप्ट। फिर 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दैट, मतलब 2006 में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, he told that GST would be introduced on 1st April 2010, बट कुछ कारण के वजह से ये हो नहीं पाया, मेजोरिटी नहीं मिला पार्लियामेंट में। फिर 2014 आया। 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल पास हुआ अपना मोदी गवर्नमेंट में। फिर 2016 आया, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ उस साल। फिर 2017 आया, उसका 1 जुलाई जीएसटी लॉन्च्ड हुआ। पहले जो लॉन्च हुआ था ना, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, फिर 2017 उसी महीने का 8 जुलाई जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर दिया गया। तो बेसिकली ये देखो, टाइमलाइन ऐसे फ्लो कर रहा है, एक एक करके इंसिडेंट है। आप लोग इसको ऐसे जीएसटी यात्रा के नाम से याद रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें उतना टाइम देके मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बस एक ही चीज़ जो था याद रखने लायक, दैट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जीएसटी केम इनटू फोर्स। ये डेट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न मैंने इसको अलग से लिख भी दिया, ताकि आप लोगों के नज़र में ये हमेशा आ जाए कभी भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो। चलो, तो उसके बाद गाइज वी आर मूविंग ऑन टू आवर पार्ट 4 विच इज़ कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। ये भला क्या है? एक तो देखो, जीएसटी का कंसेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, जो पहले था ना उसी का कैरी फॉरवर्ड है। इसी का मतलब ये जो अपना पुराना कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट का ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जीएसटी में। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं। देखो, इसमें येलो वाला अच्छा रहेगा। चलो, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन इन द ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। अभी सप्लाई चेन के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? देखो, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर जो कंज्यूमर है एंड कंज्यूमर के पास जाता है। दिस इज द वैल्यू चेन। बेसिकली दिस whole thing is called as a value chain। अभी वैल्यू चेन में हर एक स्टेज में आईटीसी मिल जाता है, इसको आईटीसी मिला, इसको आईटीसी मिला, बट एंड कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलेगा। यही रीज़न है ही पेज द जीएसटी फाइनली।
मैन्युफैक्चरर को भी आईटीसी मिल जाता है। तो टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन मतलब हर एक स्टेज में द ओनली पोर्शन दैट गेट्स इंक्रीज्ड, मतलब जो वैल्यू एडिशन वाला पोर्शन है सिर्फ उसी में जीएसटी अमाउंट चार्ज होते हैं, राइट। चलो फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सप्लाई इज इक्वल टू टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी, पूरा जीएसटी में सप्लाई इज द ओनली टैक्सेबल इवेंट। पहले जैसा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वगैरह होता था, अभी वैसा कुछ नहीं है, ओनली वन टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई। तो सप्लाई में भला क्या सीखना है अपने को, देखो जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन सप्लाई, जब सप्लाई होगा तभी जीएसटी होगा। टैक्सेबिलिटी बेसिकली दिस इज अबाउट taxability, right? Okay guys, so moving on to our next topic. This is tax burden is shifted to final consumer. अभी इसका क्या मतलब है, that is no ITC set off allowed to the final consumer. तो अल्टीमेटली टैक्स बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर ही पे करेगा क्योंकि उसको आईटीसी का सेट ऑफ नहीं मिल रहा है। एंड द लास्ट वन इज नो कास्केडिंग इफेक्ट। देखो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। पहले का जो मॉडल था ना उसमें देखो प्रीवियसली वैट वाज लेविड ऑन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कैसा था, देखो कैसे समझाएं इसको, यहाँ पे कर देते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, ये मैन्युफैक्चरर इनिशियली ये पेमेंट करता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर। फिर ये जो मतलब जो कॉस्ट आया प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये जो वैल्यू है इस टोटल के, ये टोटल वैल्यू के ऊपर वैट लगता था। मतलब ये केस में आप लोग समझ पा रहे हो, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसके ऊपर वैट चार्ज हो रहा था, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो दिस वाज कास्केडिंग इफेक्ट, इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। एंड जीएसटी में जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसको रिमूव कर दिया गया। बेसिकली आप लोग ये याद रख लो, इक्वेशन वाला पार्ट समझ जाएगा क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट वो याद करने के लिए ये एस्टेरिक वाला पार्ट देख लेना। फिर पार्ट 5 दैट इज नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। देखो जो डेवलप्ड नेशंस थे जैसे फ्रांस, यूएसए, ये लोग पहले ही जीएसटी रेजिम में शिफ्ट हो गए, बट इंडिया उसमें लेट किया बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल सिनेरियो एंड ऑल सच स्टफ्स। तो इनिशियली जो अपना वैट वाला सिस्टम था, देखो उसमें फ्यू डेफिशिएंसीज वेयर देयर इन द वैट टैक्सेशन सिस्टम। फिर उसके बाद वो डेफिशिएंसी के वजह से देयर वाज अ नीड टू शिफ्ट इनटू द जीएसटी रेजिम। एंड जब फाइनली जीएसटी आया, जीएसटी अचीव्ड a success by reducing these deficiencies। तो ये था पूरा सीन। अभी उसके अंदर देखो मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या था ओल्ड सिस्टम में। जो ओल्ड सिस्टम का मेन प्रॉब्लम्स था, एक तो डबल टैक्सेशन हो रहा था। दैट इज डबल टैक्सेशन कैसे हो रहा था, कुछ ट्रांजैक्शन पे दे वेर, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस था जिसपे गुड्स का भी और सर्विसेज का भी दोनों के बेसिस पे ही एक साथ इकट्ठे टैक्स चार्ज होता था। फॉर एग्जांपल जो रेस्टोरेंट था ना, मतलब अभी भी है, मतलब पुराने सिस्टम में रेस्टोरेंट पे गुड्स के बेसिस पे एंड सर्विसेज के बेसिस पे दोनों पे ही टैक्स जा रहा था। तो अभी नया जीएसटी में देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन इन जीएसटी लॉ बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। Clear distinction in GST law between goods and service। अभी ये डिस्टिंक्शन कर दिया है, इसके बाद ये डबल टैक्सेशन 99% तक चला गया। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम था, एक देखो कास्केडिंग इफेक्ट पहले डिस्कस किया, एक्साइज के ऊपर वैट लगता था तो उसके लिए प्रॉब्लम होता था, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर देखो
पहले क्या था, देयर वर मेनी टैक्सेस एंड हर एक टैक्स के अलग अलग कंप्लायंसेस, तो वो सबको रिमूव करके मोदी जी का सपना था वन नेशन वन टैक्स करना, ये भी अचीव हुआ काफ़ी हद तक। फिर मल्टीपल टैक्स इवेंट्स भी था पहले, हर एक टैक्स का अलग अलग टैक्स इवेंट होगा, तो वो सब अभी एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट बन गया, दैट इज सप्लाई। जब भी सप्लाई होगा तब जीएसटी लगने वाला है। फिर इसी पॉइंट के अंदर एक सब पॉइंट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अभी जीएसटी के बेनिफिट्स है बेसिकली 4 पॉइंट यहाँ पे रहता है। एक तो क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट देना, सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। अभी सीमलेस मूवमेंट मतलब जो बेसिकली यहाँ पे ये मीन कर रहे हैं सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू सिंगल ई वे बिल। अभी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए ना बस एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जीएसटी में, दैट इज ई वे बिल, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बहुत इजी हो गया है। एंड चौथा पॉइंट है इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। अभी जीएसटी आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया, तो एसएमई सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला। यहाँ पे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है इसको गॉट अ बूस्ट, एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यहाँ पे भला क्या हुआ, देखो एसएमई सेक्टर को बूस्ट मिला, उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। जीएसटी के ये बेनिफिट्स, जीएसटी आने के बाद दीज आर द मेजर बेनिफिट्स। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6, जीएसटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अभी जीएसटी इंडिया में जो जीएसटी का फ्रेमवर्क है उसको सीखना है। एक तो पहले देखो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है दैट इज डुअल जीएसटी मॉडल। अभी डुअल जीएसटी मॉडल का क्या है, ये इंटरस्टेट एक हुआ, इंट्रास्टेट एक हुआ। जब इंटरस्टेट वाले केसेस में एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी एप्लीकेबल होता है, एंड जो इंट्रास्टेट वाले केसेस है उस पर आईजीएसटी लगता है, एंड आईजीएसटी लेवी करता है सेंटर, एंड सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवीज जीएसटी। मतलब जो ये वाला केस है ना, यहाँ पे शेयर्ड पावर है, यहाँ पे है शेयर्ड पावर ऑफ सीजी एंड एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे सेंटर लेवीज एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। 4 तरह का जीएसटी है, 1 2 3 4, जस्ट गिव इट नंबर्स। तो यहाँ पे देखो जो सीजीएसटी 1 से लेकर 3, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये तीनों जो है, ये तीनों है इंट्रास्टेट के अंदर आते हैं, एंड जो आईजीएसटी है दैट कम्स अंडर इंटरस्टेट। अभी इंट्रा का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ। इंटरस्टेट मतलब जहाँ पे 2 और मोर स्टेट्स इन्वॉल्व होता है, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। फिर जीएसटी का लेजिस्लेशन एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पंच लाइन हो गया जीएसटी का, मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहाँ पे कुछ नेचुरल स्टेट्स है, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब नेचुरल स्टेट्स है। फिर जो यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी का 2 पार्ट, मतलब 2 तरह का है। एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन वाला, जिसका खुद का लेजिस्लेशन है, एंड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन।
विथ लेजिस्लेशन के अंदर दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुदुचेरी हो गया, मतलब ये सब का अपना चीफ मिनिस्टर है, स्टेट असेंबली भी है। एंड विदाउट लेजिस्लेशन मतलब जो लद्दाख हो गया, दमन दीव, चंडीगढ़, ये सब का अपना चीफ मिनिस्टर भी नहीं होते हैं, अपना स्टेट लेजिस्लेशन भी नहीं होता है। सो दीज कम्स अंडर एक्सक्लूसिवली विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो जो नेचुरल स्टेट्स है एंड जो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन है उनको हम लोग डीम्ड स्टेट भी बुलाते हैं। तो ये दोनों के केस में SGST एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल एंड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन के केस में UTGST एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल। सो दिस वाज द लेजिस्लेशन पार्ट। अपना नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स एंड सर्विसेज का जीएसटी में क्लासिफिकेशन तो किया गया, बट उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है HSN नंबर इज यूज्ड टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विस। अभी HSN नंबर का क्या बुलाते हैं इसको? जो HSN नंबर है ना, इसका पूरा है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बेसिस पे हम लोग गुड्स और सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करते हैं जीएसटी में। रेट्स फॉर गुड्स एज पर, ये जो जीएसटी के रेट्स है ना, ये रेट्स उठ के आ रहे हैं, दैट इज रेट्स फॉर गुड्स एज पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। जो HSN नंबर एंड जो जीएसटी के रेट्स है गुड्स के केस में, देखो यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ गुड्स का बात हो रहा है। गुड्स के केस में ये उठ के आ रहा है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 से, राइट। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो है जीएसटी कॉमन पोर्टल। अभी जीएसटी कॉमन पोर्टल, इसका काम देखो, पहले तो जीएसटी कॉमन पोर्टल इज www.gst.gov.in। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल का भला काम क्या है? दिस पोर्टल एक्ट्स एज अ ब्रिज in between government and taxpayers. It facilitates, अभी कौन कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करके चल रहा है? एक तो रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, ITC, रिफंड क्लेम्स एट्सेट्रा। तो इसके कई सारे बेनिफिट, मतलब यूटिलिटी है। एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना, टैक्स पेमेंट फैसिलिटेट करना, रिटर्न फाइलिंग, ITC का यूटिलाइजेशन, रिफंड क्लेम्स वगैरह। एंड कॉमन पोर्टल इज www.gst.gov.in। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पनसेशन सेस। देखो ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स, ये याद रखना, एक तो लग्जरी आइटम्स है और जो सिन गुड्स मतलब डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर का क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक। ये सब चीज़ सेवन करना हानिकारक होता है। तो जो हानिकारक है, गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। एंड मोटर कार्स, ये देखो, ये मोटर कार्स लग्जरी में आता है। तो ये सबको डिस्करेज करते हुए गवर्नमेंट ने ये सारे गुड्स में जीएसटी के ऊपर एक स्पेसिफिक रेट के हिसाब से कॉम्पेंसेशन सेस लागू किया। अभी जीएसटी के ऊपर मतलब जीएसटी तो देना ही है, उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस पे करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि इधर और वाला रिलेशनशिप नहीं है, एंड वाला है, जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है। अपना नेक्स्ट है कुछ टैक्स, मतलब कुछ गुड्स है जो मतलब जीएसटी में नहीं आते, मतलब जीएसटी उनके ऊपर, दोज गुड्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। नंबर ए में देखो, जो अल्कोहलिक लिकर है ना, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक तो ये जीएसटी में नहीं आया। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये 5 प्रोडक्ट का नाम याद रख लेना, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल जिसको मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं, पेट्रोल को मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं। ATF का मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन
टरबाइन फ्यूल, फिर नेचुरल गैस जो CNG वगैरह होता है वो। तो यहाँ पे बेसिकली चक्कर क्या है वो देखते हैं। तो एक तो पेट्रोलियम क्रूड हुआ, डीजल, पेट्रोल, ATF, नेचुरल गैस, ये सब, एंड वहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था। तो जो अल्कोहलिक लिकर का केस है ना, वहाँ पे देखो आज भी वैट लागू होता है एंड एक्साइज ड्यूटी लगता है। एंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें GST विल बी लेविड फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट, एज ऑफ नाउ नथिंग नोटिफाइड। तो आज इसका क्या टैक्सेशन है, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है एंड वैट लगता है। तो दीज आर कवर्ड अंडर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम एज ऑफ नाउ। एंड जो नेक्स्ट गुड्स है दैट इज टोबैको। टोबैको का क्या सीन है, इसमें देखो ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें GST भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। तो इसमें ओल्ड न्यू दोनों ही लग रहा है। एक तो GST दिस इज न्यू, ये भी लग रहा है, एंड जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ओल्ड था वो भी लग रहा है। सो दिस इज एंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन को स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग भी डेफिनेटली नोट कर रहे हो। आई होप कि ये जो नोट्स है मेरे, यू गाइज आर डेफिनेटली मेकिंग नोट्स ऑफ इट, नहीं तो बाद में रिकॉल नहीं कर पाओगे। देखो फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द टैक्सेस सबस्यूम्ड इन GST। सबस्यूम्ड का क्या मतलब है, GST में मर्ज हो गया, समा गया। तो कौन सा टैक्सेस है, पहले तो देखो जो पुराने सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी दैट इज CVD एंड स्पेशल CVD हो गया, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस हो गया। तो ये सब चीज़ ना अभी देखो यहाँ पे GST के अंदर आ गए, मतलब इनका अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अभी GST बन गए। फिर जो पुराने स्टेट लेवल टैक्सेस थे लाइक वैट, सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो मूवी टिकट्स पे लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स बोले तो मूवी टिकट्स पे जो टैक्स अमाउंट लिखा रहता है वही है। फिर लग्जरी टैक्स हो गया, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स हुआ, ये सब जो स्टेट लेवल टैक्सेस थे ये भी GST के अंदर आ गए। तो अभी यहाँ पे सीन क्या बना, देखो बिफोर ये सीन था, फिर यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, आफ्टर मतलब GST आने के बाद क्या सीन हुआ ये समझ लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं, देखो पहले क्या था, मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे, अभी सिंगल टैक्स हो गया। पहले मल्टीपल टैक्सेस का मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अभी देखो सिंगल टैक्सेबल इवेंट हो गया। पहले तो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स था, अभी सिंगल टैक्सेबल इवेंट है। पहले मल्टीपल प्रोसीजर्स था, मल्टीपल प्रोसीजर्स तो होगा ही, ऑब्वियस सा बात है ना, मल्टीपल टैक्सेस है तो मल्टीपल प्रोसीजर्स भी होंगे। अभी यूनिफॉर्मिटी आ गया, यूनिफॉर्म लॉ बन गया एंड कंप्यूटराइज प्रोसीजर्स बन गया थ्रू GST पोर्टल, कॉमन पोर्टल। फिर ये सब होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आया, एक तो देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक अचीवमेंट हुआ। फिर लेस कंप्लायंसेस, अभी कंप्लायंसेस कम हो गए, वो भी ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस में ही आ जाते हैं। फिर बिजनेसेस का लिक्विडिटी इम्प्रूव हुआ काफ़ी हद तक, मतलब पहले जो फंड ब्लॉक हुआ करते थे ITC, मतलब अभी ITC अवेलेबल है 100%, तो वो जो वर्किंग कैपिटल का जो लोड है वो बर्डन कम हो गया, तो लिक्विडिटी बढ़ा। फिर क्या हुआ, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना, अभी पूरा मतलब पूरे इंडिया में एक ही टैक्सेशन सिस्टम है, तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट हुआ। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स है। फिर क्या हुआ, लेस कंप्लायंस कॉस्ट, अभी नंबर ऑफ टैक्स कम हो गया तो उसका रिटर्न फाइलिंग वो सब कॉस्टिंग कम हो गया, तो कंप्लायंस कॉस्ट भी घट गया। फिर अपना पार्ट 7 इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
तीन प्रोविज़न है जो अपने लिए एग्ज़ाम में रिलेवेंट है, हम लोग वही पढ़ के चलेंगे। एक तो देखो आर्टिकल 246A, तो बेसिकली आर्टिकल 246A क्या बोल रहा है, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा स्टेट सप्लाईज। एक तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग राइट्स। अभी पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई मैटर्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दिस आर्टिकल ग्रांट्स द पावर to levy tax on 5 petroleum products from future notified date on recommendation of GST काउंसिल। तो यहाँ पे बेसिकली दो अपना पॉइंट है, एक तो इंटरस्टेट सप्लाई का एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है, एंड दूसरा पॉइंट है जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है दैट कैन बी brought into the net of GST from a future notified date. As of now nothing is notified। फिर अपना दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 269A। अभी 269A में देखो कुछ पॉइंट्स है, ये 269A वाला क्या बोल रहा है। एक तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, IGST कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी अपोर्शन बिटवीन, जो IGST है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, दैट शैल बी अपोर्शन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो एक तो जो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसको अप्रोप्रिएट मैनर में वापस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के बीच बांट देना है, एक तो ये। फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस है दैट विल बी डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाईज, एज इफ इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है तो यहाँ पे IGST will be levied। I hope this is clear। फिर तीसरा पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस। देखो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज इन दिस रिगार्ड, मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का प्रोविजंस रहेगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑलवेज, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट बन गया। फिर यहाँ पे आगे आते हैं, देखो लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 279A। ये आर्टिकल GST काउंसिल के बारे में बात करते हैं। दिस आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट दैट इज GST काउंसिल। कोई अगर किसी ने पूछा GST काउंसिल क्या है डिफाइन करो, इट इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट, एंड the article 279A gives empowers the president to form this। फिर देखो कंपोजिशन ऑफ GST काउंसिल, भला GST काउंसिल का गठन कैसे है एंड उसका मेंबर्स कौन कौन होते हैं। एक तो देखो इसका पहले फॉर्मेशन सीखते हैं, एक पहले होता क्या है सीक्वेंस वाइज। जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी रिफॉर्म, एग्जेम्पशंस, टैक्स रिलेटेड इश्यूज, रेट मतलब टैक्स रेट्स रिलेटेड इश्यूज, कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज, ये सब प्रॉब्लम जब इंडस्ट्री फेस करता है दे अप्रोच द GST काउंसिल। अभी GST काउंसिल उसके बाद वहाँ पे उस टॉपिक पे डिस्कशन होता है एंड प्रपोजल पास होता है। प्रपोजल पास करने का क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% ऑफ वेटेड वोटिंग परसेंटेज। फिर जो प्रपोजल पास हुआ वो प्रपोजल पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो वो एक्ट बन के निकलता है। जो एक्ट बन के निकलेगा ना, एक्ट या फिर कोई पुराना एक्ट का अमेंडमेंट कुछ भी हुआ, ये जो अमेंडमेंट है टैक्स पेयर्स को कंप्लाई करके चलना है। अभी टैक्स पेयर्स क्या करते हैं ये लोग, टू कंप्लाई, तो टैक्स पेयर्स को ये फिर से ये साइकिल पूरा हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो GST काउंसिल में कौन कौन रहते हैं, एक तो वन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारामन जी है, एंड हर एक स्टेट का रिस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो ये हो गए मेंबर्स। फिर GST काउंसिल के अंडर GSTN करके एक सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म किया गया है, वो सारा अफेयर्स में देख के चलता है। GSTN का पूरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क।
GSTN का पूरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो दिस इज बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। फिर GSTN के अंदर आते हैं gst.gov.in विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन पोर्टल। अभी देखो जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री मतलब जो ये जो पर्पसेस था ना, पहले इंडस्ट्री जो पर्पसेस के लिए जाता है, एक तो कोई रिफॉर्म, दूसरा एग्जेम्पशन, तीसरा रेट्स, चौथा कंप्लायंसेस, एग्जेम्पशन, रेट्स, कंप्लायंसेस एंड एनी रिफॉर्म। दीज आर ऑल्सो, ये जो पॉइंट्स है ना, दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ द GST काउंसिल। किसी ने अगर पूछा कि GST काउंसिल का फंक्शंस क्या है, वो फंक्शंस में आप लोग ये पॉइंट्स लिख दोगे, ऊपर वाला पॉइंट्स। फिर देखो ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट यही है। ऊपर जो प्रपोजल पासिंग हमने बोला ना कि वो 75% से इक्वल टू और मोर देन होना चाहिए, तो वो कैसे काउंट किया जाता है। एक तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड दूसरा काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 वोट होता है सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर का। स्टेट गवर्नमेंट 31 स्टेट है तो 31 वोट रहेगा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का। एंड जो वेट है, ये वेट याद रख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट होता है 1/3 एंड स्टेट गवर्नमेंट का वेट होता है 2/3 से। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इफ ये जो एग्जांपल है वो करते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अग्रीड एंड 20 states out of 31 states has also agreed on a certain matter, तो वो केस में वोटिंग कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखेंगे, राइट। तो वोटिंग कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखना है। देखो जो वोट है 1 out of 1 वोट मिला, फिर वेट 100 मतलब 1 out of 1 इंटू 100 इंटू 1/3 इसका वेट है। तो इसको कैलकुलेट करोगे ना, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, दिस कम्स टू 33.33% हुआ। एंड इसके साथ ये प्लस करना है स्टेट वाला। तो स्टेट में 20 डिवाइडेड बाई 31 जो वोट मिला इंटू 100 इंटू 2/3 इसका वेट है। तो ये कैलकुलेट करने से 20 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, so this comes to 43.01 and 33.33 plus 43.01, this is 76.34%। तो ऊपर क्या लिखा था हम लोग ने, रेजोल्यूशन विल बी पास्ड इफ द वेटेड परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%। सो ये केस में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो पार्लियामेंट के पास चला जाएगा। फिर प्रोफेशनल डेस्क मतलब मेरा डेस्क, ये मेरा तरीका है लिखने का। सो कुछ सजेशंस है आप लोगों के लिए। डू ऑल टेस्ट, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ICI के स्टडी मटेरियल में जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्रॉम ICI मटेरियल फॉर प्रैक्टिस, ये एक बार कर लो। जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने डेफिनेटली किया रहेगा। एंड अदर रेलिवेंट क्वेश्चंस एज वेल। सी अभी YouTube में तो मैं वो सब डेफिनेटली इतना लेंथी अफेयर है, प्रोवाइड करा के नहीं चल सकता हूँ। उसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना होगा। एंड लास्टली ये चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखो, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। कर्म करते रहो, कीप स्टडिंग अंटिल यू क्लियर द एग्ज़ाम। ये मन में एकदम ठान लो कि जब तक क्लियर नहीं होते हैं तब तक पढ़ते रहेंगे, रगड़ देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, सोशल मीडिया, दोस्त वगैरह। एक ही टारगेट है, CA इंटर क्लियर करना है। तो गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सॉरी। आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यू गाइज कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मतलब मेरे नेक्स्ट क्लासेस के बारे में अपडेट्स आपको मिल जाएंगे वो केसेस में। एंड अगर बुरा भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि क्यों बुरा लगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है।
एंड आप ही लोगों का फीडबैक, देखो आप लोग अच्छा बोलते हो बुरा बोलते हो तो वो एक समझ में आता है कि नहीं कोई रिस्पॉन्स तो दे रहा है, एंड दूसरी बात ये है एक मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ तो किसी ना किसी का काम आ रहा है, किसी ने देखा है इसको, राइट गाइस। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम लोग करेंगे सप्लाई वाले चैप्टर को। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।